हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं हम आपके सामने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आवर फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, या आप कह सकते हो कुछ ऐसे एमसीक्यूज दैट हैव बीन आस्क्ड इन द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, लाइक एसएससी का जो कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होता है, या एसएससी का ही जो 10+2 एग्जामिनेशन होता है, या एनडीए के एग्जामिनेशन होते हैं, या पीएससी के एग्जामिनेशन होता है, या आईएएस प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, या एसएसबी के एग्जामिनेशंस होते हैं। उन सब में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड द क्वेश्चंस आर फ्रॉम और द एमसीक्यूज आर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। स्टार्ट करने से पहले सारे दोस्तों को ये कहना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट, डू सपोर्ट अस एंड डू गेट द अमेजिंग कंटेंट फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो किसने एडेप्ट किया था? गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने? तो आंसर, जैसा कि हमेशा मैं एमसीक्यूज के दौरान आपको बोलता हूं कि जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो आप अपने दिमाग के अंदर ये सोच सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो कहां तक पहुंची है या आप किस लेवल तक प्रिपेयर हो चुके हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एडेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन, मींस जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, या आप कह सकते हो कि जब पाकिस्तान फॉर्म नहीं हुआ था, तब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मिली थी? तो आंसर इज 9 दिसंबर 1946, मींस 9 दिसंबर 1946 को पहली बार तब मिली थी ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, when the constituent assembly for the domain of India reassembled on 31st October 1947 its reduced membership was, और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब 31 अक्टूबर 1947 को मिली, ठीक, तो उस टाइम क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था और जो मेंबर्स थे पाकिस्तान के वो तो अलग हो गए थे, तो जो रिड्यूस्ड मेंबरशिप थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो मेंबर्स रह गए थे आफ्टर द पार्टीशन, वो कितने रह गए थे? तो आंसर इज 299। इधर सारे दोस्तों को मैं कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है इन अवर डिफरेंट वीडियोस, इन अवर डिफरेंट लेक्चर्स जो पॉलिटी सेक्शन के हमने कवर किए हुए हैं। एंड मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी तक अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको उन वीडियोस की लिंक मिलेगी, उन पर क्लिक करके उनको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, Who among the following was the constitutional advisor to the Constituent Assembly of India? मीन्स जो Constituent Assembly of India थी उसका एडवाइजर कौन था इनमें से? अंबेडकर, स्टुअर्ट, मुंशी या राव साहब? ठीक, तो आंसर इज डॉक्टर BN राव। ठीक है, तो ये एडवाइजर थे Constituent Assembly के। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेट अप इन, मीन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया वो कब सेट हुई थी, मीन्स वो कब बन के सामने आई थी? तो आंसर इज 1946 में वो बन के तैयार हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, मींस जो इनॉग्रल मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसमें उस मीटिंग में प्रेसिडेंट के रूप में कौन सामने आया या उस मीटिंग का हेड कौन सामने बन के आया? तो आंसर इज सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने इनॉग्रल मीटिंग में प्रिजाइड किया था, मींस इनॉग्रल मीटिंग में हेड किया था सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने। ठीक, नेक्स्ट वन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था? तो आंसर इज, ऑप्शंस आप देख सकते हो, राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू, गोपालाचार्य या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। नेक्स्ट वन,
How long did the Constituent Assembly take to finally pass the Constitution? Means Constituent Assembly को कितना time लगा Constitution बनाने में, to frame the Constitution, or in other words you can say that to pass the Constitution. तो they took almost 3 years. उनको 3 साल लगे. From December 9, 1946 they started and it took them 3 years to form the Constitution. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? तो आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये सबको पता होगा. फिर उसके बाद the demand for the Constituent Assembly was put forward by the Indian National Congress in 1936. Means जो Constituent Assembly की या फॉर्मेशन ऑफ Constitution की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखी थी 1936 में. तो इधर एक दो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन में ही. मीन्स कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने Constituent Assembly की मांग रखी थी 1936 में. एट विच सेशन? किस सेशन पे उन्होंने मांग रखी थी? जो सेशन कहां पे हुआ था? तो सेशन हुआ था लखनऊ में. ऑप्शन नंबर सी. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मीन्स गलत कौन सा स्टेटमेंट है? फर्स्ट वन मीन्स नहीं, सॉरी आई विल से सॉरी, करेक्ट कौन सा है? मीन्स सही कौन सा इनमें से स्टेटमेंट? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946. मीन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के आई वो इलेक्ट होके आई 1946 में. तो बिल्कुल ये पॉइंट तो सही है. जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेंबर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. जवाहरलाल नेहरू तो नहीं थे, जिन्ना साहब भी नहीं थे. तो इट मीन्स दैट ये वाला गलत है. द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन जनवरी 1947. ये वाला भी गलत है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. ये भी गलत है. इधर मत ना कोई दोस्त कंफ्यूज होगा कि अडॉप्ट तो 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था. नहीं, एक्चुअली अडेप्ट हुआ था 26 जनवरी 1949 को. 26 जनवरी 1949 को अडेप्ट हुआ था एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. तो सो आवर आंसर विल बी फर्स्ट, क्योंकि करेक्ट पहला वाला स्टेटमेंट है. उसके बाद नेक्स्ट, हु डिजाइन The design of national flag was adapted by the Constituent Assembly of India in. मीन जो डिज़ाइन नेशनल फ्लैग का था वो कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडेप्ट किया था? तो एनी गेसेस आपकी साइड से? कोई गेस तो होगा. तो वो हुआ था जुलाई 1947 में. मीन्स इन जुलाई 1947. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया? मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा ब्रिटिश का एक्सपेरिमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट था, जो काफी कम समय तक इंडिया में रहा? गवर्नमेंट एक्ट 1990 बहुत समय तक रहा. इंडियन काउंसिल एक्ट 99 ये तो कम समय तक ही रहा. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट वाला, Who among the following is known as the father of Indian Constitution? इनमें से फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? तो ये सबको पता होगा, अंबेडकर साहब को बोला जाता है. फिर उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो सही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? पहला, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. गलत बात, क्योंकि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्स है. इट्स मेड ओनली ऑन द बेस ऑफ गवर्नमेंट एक्ट 1935. बिल्कुल गलत, ये सही नहीं है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस. ये सही है. एंड इट्स ओरिजिनल, ये भी सही नहीं है, क्योंकि इट्स कॉपीड. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें कॉपी की गई है. तो आंसर 3 विल बी करेक्ट. Next one is, who among the following was the chairman of Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? इनमें से चेयरमैन कौन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के? अलग सा क्वेश्चन है. ठीक, एक तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वो अलग है, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अलग है. तो वो थे जवाहरलाल नेहरू साहब. ठीक. उसके बाद अगर हम आगे चले, Who among the following was not a member of Constituent Assembly? इनमें से Constituent Assembly के मेंबर कौन नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आचार्य जे.बी. कृपलानी थे, के.एम. मुंशी साहब थे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण नहीं थे. तो आवर आंसर विल बी सी पार्ट, ये नहीं थे. Who was the first foreign minister of Free India? फ्री इंडिया का पहला फॉरेन मिनिस्टर कौन था? तो फ्री इंडिया का था जवाहरलाल नेहरू साहब. ऑप्शन नंबर ए. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, अंडर होम
Among the following was the first draft of Constitution of India prepared in October 1947 by the advisory branch of the Office of Constituent Assembly. Means किसके अंडर पहला ड्राफ्ट वर्क मीन्स रफ वर्क जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रिपेयर करती थी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए, वो किसके बाय द एडवाइजरी ऑफ ब्रांच ऑफ ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स किसके अंडर वो प्रिपेयर हुआ. तो आंसर इज BN राव साहब उस टाइम एडवाइजर थे. तो नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट इफर्ट एट द ड्राफ्टिंग ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रेस्पॉन्स ऑफ द, किसके रेस्पॉन्स में हुआ था वो, मीन्स डोमिनियन जो स्टेटस था वो किसके रेस्पॉन्स में हुआ था, तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी साइमन कमीशन. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहली बार किसने दिया था, तो दिया था MN रॉय 1932 में, द फाउंडर ऑफ CP कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ठीक है, फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल, इनमें से किसने इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल बना दिया, तो गवर्नमेंट एक्ट 1919 की वजह से. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट द इनस्पायरेशन ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम, जो इनस्पायरेशन थी लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की, वो कहाँ से डिराइव की हुई है, हमने किसकी इनस्पायरेशन से डिराइव की है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की इनस्पायरेशन से. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट, इनमें से इंडिया को कौन डिक्लेयर करता है एज ए सेक्युलर स्टेट. फंडामेंटल राइट्स तो बिल्कुल नहीं करते हैं, 9th शेड्यूल तो बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स तो बिल्कुल नहीं, प्रेम्बल बिल्कुल करता है. ठीक है, उसके बाद प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से बेसिक फीचर कौन सा नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल ये तो नहीं है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ही है, फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल है, इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिल्कुल है, तो मीन्स ऑप्शन नंबर ए. ठीक, नेक्स्ट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रेम्बल फ्रॉम, हमने आइडिया प्रेम्बल कहां से बारो किया है, तो ये सबको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से. फिर द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वायर एडिट अवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय, मीन्स ये वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन ये कब ऐड किए थे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो ये ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज, इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है क्यों, देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, उसके बाद देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, तो हमें वो देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन बी ही आएगा, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो उसको इलेक्ट करते हैं पीपल. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है प्रेम्बल का, सेक्युलरिज्म तो पार्ट है, सोशलिज्म पार्ट है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, फेडरलिज्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा. द सोर्स ऑफ इंडियाज सोवरेनिटी लाइज इन द, वो किसमें, सोर्स जो इंडिया की सोवरेनिटी है वो किसमें लाई करती है, प्रेसिडेंट में, प्राइम मिनिस्टर में, पीपल ऑफ इंडिया में, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये तो सिंपल सी बात है, प्रेम्बल में ही लाई करेगी. नेक्स्ट वाला जो है इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडेप्टेड फ्रॉम, जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो कहाँ से एडेप्ट किया गया है, तो वो इंग्लैंड से किया गया है. द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंडेड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स इज, मीन्स ऐसा कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का हमें मतलब आइडिया दिखाता है, मीन्स उनके जनरली हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जनरली एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सा देता है, वो कौन सा पार्ट है, तो वो तो डायरेक्टली प्रेम्बल ही है, क्योंकि प्रेम्बल जो है इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो उसके बाद नेक्स्ट वाला अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड. तो इधर मैं सारे फ्रेंड्स को ये कहना चाहता हूं कि जनरली जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हम आर्टिकल्स की तरह ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम याद नहीं करते हैं, बट एग्जामिनेशन में आर्टिकल्स पूछे जाते हैं. अगर आपने अभी तक हमारी ट्रिक्स रिलेटेड टू द आर्टिकल्स नहीं देखी है तो फिर से डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उधर से लिंक मिलेगी, उनको देखिएगा. तो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड वो किस आर्टिकल में आते हैं, तो आर्टिकल 29 एंड 30 में आते हैं. ठीक, मीन्स ऑप्शन नंबर सी. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशनड इन द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा इसमें से आर्टिकल 19 में मेंशन नहीं किया गया है. फ्रीडम ऑफ स्पीच किया गया है,
फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स किया गया है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली ठीक, फ्रीडम ऑफ द प्रेस नहीं मेंशन किया गया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक, उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है, फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या नेचुरल राइट है, तो इट्स ए फंडामेंटल राइट। ठीक, 32 आर्टिकल के अंडर आता है। फिर उसके बाद द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एम्प्लाइज, थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या इंप्लाई करती है, वो सॉवरेनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, लिमिटेड गवर्नमेंट, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, बट इट फंडामेंटल राइट्स की जो थ्योरी है इट इंप्लाइज द लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक, रिमेंबर दिस पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट वाला, any dispute regarding the violation of fundamental rights can be presented, को अगर डिस्प्यूट होगा मीन्स इफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैपन, अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दूसरा हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट, तो ऑप्शन नंबर सी मीन्स हम दोनों में जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट की जूरिसडिक्शन में आता है तो हाई कोर्ट में जाएंगे, अगर हाई कोर्ट की जूरिसडिक्शन के बाहर है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमने पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हो वीडियोस पॉलिटी के सेक्शन के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट। नेक्स्ट वाला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ, जो माइनॉरिटी आप सुनते रहते हो वो किस बेस पे करता है कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज, तो रिलीजन के बेस पे करता है। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी जो है अडेप्ट मींस एबॉलिश की गई थी, एंड इट्स प्रैक्टिस इज पुनिशिएबल अकॉर्डिंग टू मीन्स इसकी जो प्रैक्टिस है वो पुनिशिएबल है किस आर्टिकल के अंडर, तो आर्टिकल 17 के अंडर। ठीक, नेक्स्ट जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को क्या नेम देता है, तो इंडिया, दैट इज भारत। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वर डिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा था अंबेडकर साहब ने, तो उसने कहा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। उसके बाद नेक्स्ट वाला, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23 द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटेड, मींस आर्टिकल 23 के अंडर क्या चीज प्रोहिबिट की गई है, तो यही ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स, बेगरी, स्लेवरी या बॉन्डेड लेबर, इट हैज बीन प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23। उसके बाद नेक्स्ट, वंस द प्रोक्लेमेशन ऑफ द एमरजेंसी इज मेड, जब एक बार एमरजेंसी की डिक्लेरेशन होती है, द राइट ऑफ अ सिटीजन टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज सस्पेंडेड बाय, मीन्स जो एक सिटीजन का हक होता है अगर वायलेशन होती है फंडामेंटल की सुप्रीम कोर्ट जाने की, वो सस्पेंड कौन करता है, एमरजेंसी के दौरान, तो एमरजेंसी के दौरान वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सस्पेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट वाला जो हमारा है, द एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिपेंड्स मोस्टली ऑन, मीन्स कि इनमें से एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस पे ज्यादातर डिपेंड करता है, कोर्ट्स पे, एन इफेक्टिव अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द गवर्नमेंट या पब्लिक कॉपरेशन, तो ज्यादातर करता है रिसोर्सेज कितने गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। उसके बाद, द पर्पज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज टू, पर्पज क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी का, ले डाउन द पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस ऑफ, एक बात याद रखोगे ऑलरेडी मैंने लेक्चर में बोला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है दे आर द पॉजिटिव लॉज एंड फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर द नेगेटिव लॉज, एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने इधर। तो पर्पज होता है ले डाउन द पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस विच कुड गाइड स्टेट एट ऑल द लेवल्स। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू द नॉन सिटीजन्स, इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है, जो नॉन सिटीजन्स को भी मीन्स जो नॉन सिटीजन्स भी एंजॉय कर सकते हैं, तो राइट टू स्पीच है। ठीक है, जो नॉन सिटीजन्स भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद, द फंडामेंटल राइट टू डैश हैज बीन डिलीटेड बाय द डैश अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा फंडामेंटल राइट डिलीट किया गया है एंड किस अमेंडमेंट एक्ट के अंडर डिलीट किया गया है, तो प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था वो डिलीट किया गया था अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ ए लीगल राइट। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो ये सबको पता होगा पार्ट 4 डील करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, कौन नहीं है, देखो टू रेज द न्यूट्रिशन है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, जब यही नहीं है तो आगे चलने की जरूरत ही नहीं है, तो बी पार्ट ही आएगा। उसके बाद,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज और लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन पार्ट 4? कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं लिस्ट 4 में? ठीक है, मींस पार्ट 4 में। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बिल्कुल आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये तो है। स्मॉल फैमिली नॉर्म नहीं है। एजुकेशन थ्रू मदर टंग नहीं है। मींस 1 एंड 2 आता है, तो 1 एंड 2 मींस ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, उसके बाद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशनड इन। मींस प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी किस में मेंशन है? प्रिम्बल में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, फंडामेंटल राइट में, तो ये मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। ठीक, उसके बाद द सोर्स ऑफ द मैक्सिमम इनकम टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज। मींस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इनकम का सोर्स क्या होता है? तो इनका इनकम का सोर्स, मैक्सिमम सोर्स होता है गवर्नमेंट ग्रांट्स का। ठीक, नेक्स्ट, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस अमेंडमेंट एक्ट में मिला? तो ये सबने पढ़ा होगा ऑलरेडी, 73rd अमेंडमेंट एक्ट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? तो राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट वाला है द पंचायती राज सिस्टम वॉज एडेप्टेड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स? नहीं। डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी? असल में ऑप्शन 1 भी करेक्ट है, क्योंकि ये भी इसका मोटिव था, बट मेन मोटिव जो था वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। ठीक, नेक्स्ट जो है वो है Who is to conduct the elections to the पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज? मीन्स पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज के इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? तो ये वाहिद 2 ऐसे इलेक्शंस होते हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इज गिवन टू। मीन्स स्पेशल रिप्रेजेंटेशन किन को दी जाती है? वुमेन को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, बैकवर्ड क्लास को, ये सबको दी जाती है। इसके बाद ए पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर स्टैंडिंग इन द पंचायत इलेक्शन मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ। कितनी एज होनी चाहिए? तो एज होनी चाहिए 21 ईयर्स। उसके बाद फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज, तो लॉर्ड रिपन साहब है। अपना स्कोर कैलकुलेट करके रखना कि आपने कितने सही किए हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि किसने कितना स्कोर किया है। ठीक, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स अ स्पेसिफिक मेंशन ऑफ विलेज पंचायत्स? कौन सा आर्टिकल विलेज पंचायत्स का जिक्र करता है? तो आर्टिकल 40 करता है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। ठीक है, तो with this we concluded few of the important and asked MCQs from the formation of constitution, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड पंचायती राज सिस्टम। होप यू एंजॉयड देम। इनको देखिएगा, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस लेवल अप टू डेट नहीं है फ्रॉम स्कोरिंग, मीन जितना आपने स्कोर किया होगा, तो डू प्लीज वॉच अवर वीडियोस, उनमें सारा कुछ हमने कवर किया है एंड द लिंक विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डू कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन। मैं जहां जहां तक पहुंचता हूं कमेंट्स का रिप्लाई करने का, तो वहां मैं पहुंच जाता हूं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे अहेड।